समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान सम्राट थे जिन्होंने कई राजाओं को हराकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और ऐतिहासिक ग्रंथों में उनकी वीरता और रणनीति का वर्णन मिलता है। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है जिसमें कला। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। संस्कृति और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। तो आइए इस खबर में पढ़ते हैं उनके स्वर्ण युग की कहानी। भारत में एक से एक राजा हुए। इन राजाओं की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। आज हम इन्हीं राजाओं में से एक राजा की कहानी बताने जा रहे हैं। ये उस जमाने की बात थी जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सत्ता के लिए तलवारें खींची रहती थी, राजमहलों में साजिशें रची जाती थीं। उसी दौर में एक ऐसा राजा उभरा जिसने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी ताकत की छाप छोड़ दी। कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समंदर का पानी पीने की ताकत रखते थे। इतिहास उसे समुद्रगुप्त के नाम से जानता है। गुप्त वंश का ये सम्राट उस दौर का प्रतीक बना जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। कल्पना कीजिए पाटलिपुत्र का भव्य दरबार। राजा चंद्रगुप्त प्रथम का निधन हो चुका है, सिंहासन खाली है, दरबारियों की निगाहें उत्तराधिकारी पर टिक गई हैं। बड़े राजकुमार खुद को योग्य मानते हैं लेकिन पिता ने छोटे बेटे समुद्रगुप्त को चुना था। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने दरबार के सामने समुद्रगुप्त को पृथ्वी का रक्षक बताया था। लेकिन ये आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैसला महल के अंदर विद्रोह और खूनी संघर्ष की शुरुआत बन गया। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 335 ईस्वी के आसपास हुआ था। वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। इससे गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक मजबूती मिली। पिता की मौत के बाद दरबार में भाई भाई आमने सामने आ गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि काच नाम का बड़ा भाई कुछ समय के लिए राजा भी बना। उसके सिक्के भी मिले हैं। लेकिन समुद्रगुप्त ने विद्रोह कर सत्ता हासिल की। हरिवंश पुराण में उसे सर्वराजोच्छिता कहा गया है। इसका मतलब है सभी राजाओं को हराने वाला। सिंहासन पर बैठते ही समुद्रगुप्त ने अपने अभियान शुरू कर दिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। पूर्व में वो असम तक पहुंच गया। कुल मिलाकर उसने 21 राजाओं को झुकने पर मजबूर किया। उसकी रणनीति अलग थी। वो कुछ राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लेता था और उन्हें स्थानीय शासन करने देता था। इससे उसका साम्राज्य विशाल और स्थिर दोनों बना रहा। समुद्रगुप्त केवल योद्धा ही नहीं था, वो कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दरबार के कवि हरिशेन ने उसकी वीरता और व्यक्तित्व का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति में किया है। कहा जाता है कि वो युद्ध में तलवार और धनुष दोनों का माहिर था। उसकी सेना में विदेशी नस्ल के तेज घोड़े शामिल थे जिनकी ताकत के कारण उसके विजय अभियान और तेज हो जाते थे। उसकी सबसे चर्चित परंपराओं में अश्वमेध यज्ञ भी शामिल था। इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वहाँ के शासकों को चुनौती मिलती थी। यदि कोई राजा घोड़े को रोकता था तो युद्ध होता था। इस परंपरा ने समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत किया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार और रोमिला थापर जैसे विद्वानों ने भी उसके सैन्य अभियानों को भारत के राजनीतिक एकीकरण का बड़ा कारण माना है। लगभग 4 दशकों तक शासन करने वाले समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचाया। इस दौरान साहित्य, विज्ञान, कला और शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। इसलिए इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसकी मृत्यु लगभग 375 ईस्वी में हुई। इसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, सिंहासन पर बैठा और साम्राज्य को और मजबूत बनाया। समुद्रगुप्त की कहानी केवल युद्ध जीतने की कहानी नहीं है, यह नेतृत्व, रणनीति और दूरदर्शिता की कहानी भी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कथा आज भी बताती है कि ताकत केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और संतुलन से भी मिलती है। समुद्रगुप्त की महानता की पुष्टि करते हैं। उसकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास की सबसे चमकदार कहानियों में गिनी जाती है। ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।